नमस्कार, मैं पूनम तागर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात से। गुजरात के सूरत में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय के छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश के नारे को उजागर करते हुए भारत के मानचित्र के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई। बता दें कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर जवानों के सम्मान में केंद्र सरकार 9 से 30 अगस्त तक देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसका समापन समारोह 30 अगस्त को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से, जहां भारत के मानचित्र के आकार में मानव श्रृंखला बनाई गई। बता दें कि वीर जवानों के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 30 अगस्त को समाप्त होगा। 9 से 30 अगस्त तक देश भर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश नारे को उजागर किया और इस भारत के मानचित्र के आकार में एक मानव श्रृंखला बनाई। बता दें कि केंद्र सरकार पूरे देश में 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन करेगी और इसका समापन 30 अगस्त को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किया जाएगा। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से, जहां छात्रों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मानव श्रृंखला बनाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। चर्चा का आज दूसरा दिन है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बीते मंगलवार को तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्ष की ओर से सुप्रिया सुले, डिंपल यादव समेत कई और दलों के नेताओं ने हमला बोला, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से निशिकांत दुबे, किरेन रिजिजू समेत कई और नेताओं ने विपक्ष को जवाब दिया। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के युवा उनसे न्याय मांगते हैं। आखिर वो मणिपुर पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हम मणिपुर मुद्दे पर उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। वहीं हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद से जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। साथ ही जिले में कर्फ्यू भी लगा दिया गया था। हालांकि अब इसमें प्रशासन की ओर से ढील दी जा रही है। प्रशासन ने नूंह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का फैसला किया है। बता दें कि नूंह में हिंसा के बाद से अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। लोगों की जिंदगी सामान्य हो रही है। बीते कुछ दिनों से यहाँ शांति बनी हुई है। हालांकि अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने आज आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यानी 4 घंटे लोगों की आवाजाही के लिए कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी लोगों को कर्फ्यू से 4 घंटे की ढील दी गई थी। इसके अलावा बैंक और एटीएम जो है वो भी खोले जाएंगे। दरअसल जिले में 3 बार इंटरनेट सेवा को बाधित करना पड़ा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में इंटरनेट पर अभी पाबंदी जारी रहेगी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 11 अगस्त तक जिले में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी, लेकिन आज जिला प्रशासन ने 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील देने की बात कही है। 4 घंटे में लोग आवाजाही कर सकेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर एनडीए सांसदों के साथ अलग अलग समूह में बैठक करने के अपने मिशन के तहत बीते मंगलवार को राजस्थान के 28 एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। वहीं इसके बाद पीएम मोदी फिलहाल महाराष्ट्र और गोवा के 48 एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मंगलवार शाम को राजस्थान से आने वाले 28 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक की और उन्हें चुनावी तैयारियों और साथ ही जनता से संपर्क और संवाद, सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग, अपने अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। जनता तक पहुंचने और कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों को घेरने के अहम मंत्र भी दिए गए। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में गहलोत सरकार की विफलताओं और बीजेपी की ओर से चलाए जाने वाले आगामी अभियानों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि राजस्थान के एनडीए सांसद के साथ बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल महाराष्ट्र और गोवा के 48 एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी और शिवसेना के सांसदों के साथ साथ प्रफुल्ल पटेल समेत एनसीपी गुट के अन्य सांसद भी मौजूद हैं।
आज यानी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम आ रहे हैं। राहुल के आगमन को लेकर मानगढ़ धाम पर सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। पुलिस छावनी में मानगढ़ धाम तब्दील कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बताया कि ये जनजाति क्षेत्र है। परंपरागत वेशभूषा, ढोल, गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी का भव्य और शानदार स्वागत किया जाएगा। उनको आदिवासी पगड़ी पहनाई जाएगी, सोने चांदी के आभूषण पहनाए जाएंगे। यहां पहुंचकर राहुल गांधी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि पहली बार राहुल गांधी मानगढ़ धाम आ रहे हैं। वहीं मानगढ़ धाम जनजाति जो है वो क्षेत्र के आस्था का केंद्र है। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरहद से सटा हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में ऐसे में राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक मायने रखता है, क्योंकि ये क्षेत्र आसपास पूरी तरह से जनजातीय क्षेत्र है और मानगढ़ धाम जनजातीय क्षेत्र आस्था का केंद्र भी है। कांग्रेस नेतृत्व इस सभा के लिए पूरी तैयारियों से जुटा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जितनी भीड़ नहीं जुटी, उससे ज्यादा यहां जुटेगी। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आज राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तैयारी जमीनी स्तर पर की जा रही है इस रैली को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से कांग्रेस ने तैयारी की है, क्योंकि राहुल गांधी पहली बार अपनी सदस्यता को बहाल होने के बाद में राजस्थान का दौरा करेंगे। और क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मानगढ़ आदिवासियों का एक पवित्र स्थान है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान के जो आदिवासी हैं वो उनकी एक आस्था है मानगढ़ के अंदर में। और क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज से 38 साल पहले भी राजीव गांधी ने यहीं से अपनी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार स्टार्ट किया था। और आज उसी जगह पे वापस पवित्र स्थान मानगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से राहुल गांधी आ रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस का चुनावी संघनाद यहां से शुरू होगा। और राहुल गांधी ज्यादातर अगर बात की जाए नूह और मणिपुर मुद्दे पर भाजपा सरकार और मोदी को घेरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मनोज, यहाँ राहुल गांधी पहली बार आ रहे हैं, ऐसे में कितना उत्साह कांग्रेसियों में और यहाँ के लोगों में देखने को मिल रहा है? मैं माफी चाहूंगा, आप दोबारा सवाल पूछिए। बिल्कुल मनोज, आप आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। राहुल गांधी यहाँ पहली बार आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेसियों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है मनोज? देखिए, अगर कांग्रेसियों में अगर देखा जाए तो क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता है और गांधी परिवार के ही नेता है, तो कांग्रेस में जो कार्यकर्ता उनमें बहुत उत्साह है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बहाल किया है, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर में जश्न का माहौल है। और क्योंकि बात अगर राजस्थान की कांग्रेस की नेताओं की जाए और कार्यकर्ताओं की जाए तो उनमें बहुत उत्साह है। और क्योंकि हर कार्यकर्ता इतने उत्साहित मूड में है कि बार बार सब यही कहा जा रहा है कि भाई अब सरकार वापस रिपीट मारेगी, इतिहास राजस्थान का वापस दोहराएगा नहीं कि हर 5 साल में कांग्रेस बीजेपी का, इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस में तो उत्साह है ही, साथ साथ के अंदर में जो कांग्रेस में गुटबाजी हो रही थी उसको भी एक देखा जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को भी एक ही मंच पे साझा किया जा रहा है, जो पिछले कई सालों से यानी इन 5 सालों से कांग्रेस का भरपूर विरोध करते हुए आए हैं। जी बिल्कुल मनोज, इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रही हैं। कितने बजे यहाँ राहुल गांधी पहुंच रहे हैं? क्या कुछ कार्यक्रम आज राहुल गांधी के यहाँ रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तकरीबन 2 बजे के आसपास अपने हेलीकॉप्टर से आएंगे, फिर वो सीधे मानगढ़ जो धाम है जहां पे आस्था का केंद्र है वहां जाके पूजा अर्चना करेंगे। और सूचना ये भी आ रही है कि शायद वो किसी मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद में जनसभा को संबोधित करके वो वापस दिल्ली निकल जाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, दावा किया जा रहा है कि यहाँ जो भीड़ है वो काफी संख्या में जुटने वाली है। इसको देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था वहां की गई है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस दावा कर रही है कि हम इस बार इतनी भीड़ लेके आएंगे जो मोदी की सभा में भी नहीं आए। देखिए, होता क्या है कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से पिछले 2 महीने पहले अपनी योजनाओं का जो पिटारा खोला, क्योंकि आज से ही फ्री मोबाइल योजना जो है लॉन्च हो रही है और तकरीबन 4 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे आज पहले फेज के अंदर में। और जिस प्रकार से कैंप लगाए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा और राहुल गांधी के हाथों से आदिवासी महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना है, जिस प्रकार से अशोक गहलोत 500 रुपए में सिलेंडर दिया है, उसको देखते हुए सरकार को ये पूरा आत्मविश्वास है कि हम इस बार भीड़ जुटाने में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, मोदी की सभा में और राजस्थान के मुख्यमंत्री की सभा में 2 डिफरेंट है, क्योंकि लोग
तो तकनीकी खराबी की वजह से हमारा संपर्क मनोज शर्मा से टूट गया है। तो आदिवासियों के धाम मानगढ़ आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से कि यहाँ जो भीड़ है वो जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जुटती थी उससे कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ अब राहुल गांधी की रैली में देखने को मिलेगी। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके चलते हल्द्वानी के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हल्द्वानी एसडीएम का कहना है कि यहां करीब 150 लोगों को बचाया गया है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव है और हम इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारी टीम कई स्थानों का दौरा कर रही है और लोगों को सहायता भी दी जा रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से निकलकर सामने आ रही है, जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और अब तक करीब 150 लोगों को हल्द्वानी में रेस्क्यू कर बचाया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और साथ ही साथ उनके खाने पीने का इंतजाम प्रशासन कर रहा है। पूरे उफान पर है और कलसिया में जो नाले के किनारे बसे हुए लोग थे, लगभग 100 से 150 लोगों को पुलिस की सहायता से उनको वहां से निकाला गया है और कुछ को जो है मस्जिद में और कुछ लोगों को काठगोदाम के इंटर कॉलेज में रखा गया है। उनके भोजन आदि का प्रबंध किया गया है, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जगह जगह जलभराव है और जगह जगह से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अलग अलग टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं और जिसको जैसी सहायता की आवश्यकता है उसको सहायता। तो मैं जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस 43 साल बाद दोबारा करेगी। यासिन मलिक के हुक्म पर आतंकियों ने 1979 में कोर्ट के सामने जस्टिस को गोलियों से छलनी कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी। राज्य जांच एजेंसी एसआईए की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एजेंसी ने आम लोगों से मदद की अपील की। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसी 33 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अपराधों की जांच करने जा रही है। राज्य जांच एजेंसी जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की जांच करेगी। चलिए एक सरसरी निगाह से आपको बताते चलते हैं कि जस्टिस नीलकंठ गंजू कौन थे और उन्हें आतंकियों ने क्यों मारा था। दरअसल 1989 में जज नीलकंठ गंजू ने पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या के मामले में आतंकी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। JKLF के सरगना यासीन मलिक के आदेश पर इस्लामी आतंकियों ने उन्हें कोर्ट के बाहर गोलियों से भून दिया था, जहां घंटों सड़क पर उनका शव रखा था। फैसला सुनाए जाने के समय वो स्पेशल जज थे और बाद में हाई कोर्ट जज के तौर पर रिटायर हुए। 3 दशक पहले रिटायर्ड जज गंजू की हत्या के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए राज्य जांच एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें इस मर्डर केस से जुड़े तथ्यों या हालात से परिचित सभी लोगों से आगे आने के लिए और जानकारी साझा करने की अपील की गई है। राज्य एजेंसी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि जानकारी मुहैया कराने वाले सभी लोगों की पहचान छिपाई जाएगी और सभी प्रासंगिक जानकारी देने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। संपर्क करने के लिए नंबर और ईमेल भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब खबरों में आगे बात करेंगे राजस्थान की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान के बाद सियासत में भूचाल आ गया है। सीएम ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। साथ ही जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के जनता से वादे किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। गहलोत ने कहा है कि मैं कई बार सोचता हूं कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ दूं, लेकिन सीएम पद मुझे नहीं छोड़ता है। बापू देवी जी ने कहा मेरा हार्ट बदल गया। हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है। आप बार बार मुख्यमंत्री बनो। बापू देवी जी, आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं
पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बात सुनो, मैं कहता हूं हर बात में बोलता हूं सोच समझ के बोल। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेंटी कर दी। सोच समझ के बोलता हूँ हर शब्द में राजनीति में। क्या बोला था, मन में आता कि मैं छोड़ दे, क्यों आता वो छोड़ेगा, वो तो रहस्य है। मन में आता छोड़ दे, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये कहने हिम्मत चाहिए आदमी, और हाईकमान फैसला करे वो मुझे मंजूर है। आप सोचिए इतना बड़ा फैसला मैं खुद कर रहा हूँ भाई कि हाईकमान का तो फैसला मेरे मंजूर हो गया होगा, पर ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए भाई कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इसकी भी हिम्मत होनी चाहिए कि हाईकमान का फैसला मुझे मंजूर है। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या गहलोत पायलट खेमे से ऊब कर ये बयान दे रहे हैं, या फिर ये गहलोत का कोई नया सीगुफा है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन गहलोत के इस बयान से राजनीतिक हलकों में एक नया चर्चा का विषय जरूर बन गया है। बता दें कि अशोक गहलोत ने बीते 4 दिन में दूसरी बार पद छोड़ने को लेकर बात कही है। इससे पहले 3 दिन पहले अशोक गहलोत ने एक लाभार्थी संवाद में भी इसी बात को दोहराया था। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद सियासी जानकार इस बयान के कई मायने निकाल कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।